हेलो बच्चों, आपका फिर से स्वागत है फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर। आज प्यारे बच्चों हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो जा रहे हैं मेटलर्जी का बचा हुआ पार्ट। देखिए मेटलर्जी में हम लोगों ने डिस्कस किया था पूरा कंसंट्रेशन, फिर मैंने डिस्कस किया था स्टेप नंबर 2 मेटल ऑक्साइड से मेटल ऑक्साइड में कन्वर्जन। अब हम डिस्कस करेंगे स्टेप नंबर 3। ठीक है, मैंने आपको क्या क्या बातें बताई। मैंने आपको बताया मेटलर्जी का मतलब होता है ओर से मेटल को निकालना। दूसरा मैंने स्टेप बताया था कि यार ये 4 स्टेप का प्रोसेस है। पहला कंसंट्रेशन करना है, दूसरा मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, तीसरा रिडक्शन करना है, फिर रिफाइनिंग करना है। तो चलिए अब स्टेप नंबर 3 पे चलते हैं। तो दोस्तों मेरा स्टेप नंबर 3 क्या है? स्टेप नंबर 3 है रिडक्शन। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिडक्शन को, स्टेप नंबर 3 को। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हमें रिडक्शन करना है कि रिडक्शन कैसे किया जाए। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? आप लोग समझते हैं कि आपको मिल क्या गया है? मेटल ऑक्साइड आपके हाथ में आ गया है। यदि मेटल ऑक्साइड आपके हाथ में आ गया है तो भाई मेटल ऑक्साइड कैसा होगा? मेटल के ऊपर ये, ऑक्सीजन के ऊपर ये, तो ये दोनों मिलके मेटल ऑक्साइड कैसा बना देंगे? ऐसा बना देंगे। अब इस मेटल ऑक्साइड का हमें रिडक्शन कराना है। तो जब प्यारे बच्चों आप इस मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन कराओगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मेटल में। मेटल में इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर X। ये काम कराना है। अब ये आ गया क्या? इम्प्योर मेटल, क्योंकि और भी चीजों का रिडक्शन हो गया होगा। अब इस इम्प्योर मेटल को हम क्या करेंगे? प्योर मेटल में कन्वर्ट कर लेंगे। इतना काम अपने को करना है। कैसे करना है? तो एक एक करके पढ़ते हैं। देखो रिडक्शन करने के भी बहुत सारे मेथड है। उनमें कौन कौन से मेथड है? तो सबसे पहला होता है थर्मल मेथड, थर्मल रिडक्शन। प्यारे बच्चों थर्मल रिडक्शन किसको बोलते हैं? जरा इस बात को समझिएगा कि थर्मल रिडक्शन किसको बोला जाता है। इस बात को ध्यान दो। होता क्या है, कुछ मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं अनस्टेबल होते हैं। यदि उनको थर्मली हीट करोगे तो हीट करने पर ही ब्रेक हो जाते हैं। तो थर्मल रिडक्शन कहां पे यूज किया जाएगा? हम यूज वहां पर करते हैं जहां पर क्या होते हैं? मेटल ऑक्साइड जो हो, क्या हो? मेटल ऑक्साइड जो हो वो थर्मली अनस्टेबल हो। थर्मली अनस्टेबल हो। थर्मली अनस्टेबल होने का मतलब क्या हुआ? यदि वो थर्मली अनस्टेबल होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? हीट करोगे, ब्रेक हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन में करते हैं। तो ऐसे कौन से होते हैं? ऐसे मेटल ऑक्साइड होते हैं सिल्वर। यदि इनको आप हीट करो तो ये थर्मली अनस्टेबल होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, अपने ऑक्साइडों में। ऐसे अनऑक्साइड होते हैं मरकरी। यदि इसको भी हीट करो तो ये भी बच्चों ब्रेक हो जाता है इस तरह से। ये देखो, तो थर्मल रिडक्शन मेथड हम कहां यूज करते हैं? थर्मल रिडक्शन मेथड हम वहां यूज करते हैं जहां पर मेटल के ऑक्साइड थर्मली अनस्टेबल होते हैं। तो जहां पर भी मेटल के ऑक्साइड थर्मली अनस्टेबल होंगे वहां पर प्यारे बच्चों इस टाइप का रिडक्शन मेथड यूज किया जाएगा। क्या? थर्मल रिडक्शन मेथड यूज किया जाएगा। स्टेप नंबर 1। अब जरा देखो इसके बाद नेक्स्ट बी वाला। अब बी पार्ट समझते हैं। बी पार्ट क्या है? रिडक्शन बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल। रिडक्शन बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, इसका मतलब क्या होता है? ये रिडक्शन बच्चों वहां पर यूज किया जाता है जहां पर ये रिडक्शन वहां पर यूज किया जाता है जहां पर हमारे पास वीक मेटल की मेटलर्जी चल रही हो। स्ट्रॉन्ग मेटल वीक मेटल को क्या करता है? रिड्यूस कर देता है। क्या करोगे? आप एक स्ट्रॉन्ग मेटल लोगे, ठीक है, और मेटलर्जी किसकी है? मेटल ऑक्साइड किसका है बच्चों? मेटल ऑक्साइड जो है वो वीक का है। वो किसका है? वीक मेटल का। तो जरा देखो यार, मेटल ऑक्साइड यदि वीक मेटल का है और आपने स्ट्रॉन्ग मेटल डाल दिया तो वो वीक मेटल को रिड्यूस कर देता है। ऐसे वीक मेटल बाहर आ जाएगा
इस तरह से, और अपना क्या करेगा, वो ऑक्साइड बना लेगा, मेटल ऑक्साइड फॉर्म कर लेगा। मेटल ऑक्साइड किसका होगा, स्ट्रॉन्ग मेटल का। स्ट्रॉन्ग मेटल जो होगा वो क्या करेगा, अपना ऑक्साइड बना लेगा। ऐसा फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप अच्छे से ध्यान दीजिए, जैसे ये देखो सोडियम है, बोरान की मेटलर्जी चल रही है। अब बोरान की मेटलर्जी में आपने सोडियम डाल दिया, तो सोडियम क्या है, स्ट्रॉन्ग मेटल है, और स्ट्रॉन्ग मेटल है तो स्ट्रॉन्ग मेटल क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ये देखो, अब ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये क्या करेगा, बोरान को रिड्यूस कर देगा और अपना ऑक्साइड बना लेगा। ऐसे ये देखो, तो जो स्ट्रॉन्ग मेटल होते हैं वो वीक मेटल को रिड्यूस कर देते हैं, कुछ इस तरह से। आप चाहो तो यहां पर कैल्शियम भी डाल सकते हो। ये देखो कैल्शियम है, अब बोरान की मेटलर्जी है, आपने डाल दिया तो बोरान बाहर आ जाएगा और कैल्शियम का ऑक्साइड बन जाएगा इस तरह से। क्यों, एस ब्लॉक के मेटल जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग मेटल होते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। वो क्या करते हैं, वो उसको रिड्यूस कर देंगे, ठीक है, इस तरह से। तो रिडक्शन बाय स्ट्रॉन्ग मेटल, जहां पर वीक मेटल की मेटलर्जी चल रही होती है वहां पर हम स्ट्रॉन्ग मेटल डालकर ये काम करा लेते हैं। जहां पर वीक मेटल की मेटलर्जी चल रही होती है वहां पर हम क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग मेटल डाल के उनका रिडक्शन कर लेते हैं। ऐसे ही रिडक्शन में कुछ और भी बातें हैं जो आपको हमेशा पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। तो उसी में एक होता है ये, गौर समझिए, ठीक है, इस बात को देखिए। एल्युमिनियम जो होता है क्रोनियम के ऑक्साइड से क्रोनियम को रिड्यूस करा देता है इस तरह से। क्रोनियम के रिस्पेक्ट में एल्युमिनियम एक स्ट्रॉन्ग मेटल है। इसी तरह एल्युमिनियम जो होता है Mn के ऑक्साइड के Mn को रिड्यूस कर देता है, कुछ इस तरह से, ऐसे। और ये दोनों प्रोसेस हाईली एक्सोथर्मिक होते हैं। बोथ प्रोसेस का डेल्टा एच जो होता है वो निगेटिव होता है, मतलब ये हाईली एक्सोथर्मिक होते हैं, हाईली एक्सोथर्मिक। ये देखो, ये दोनों प्रोसेस हाईली एक्सोथर्मिक होते हैं, इसीलिए इन दोनों प्रोसेस को बोला जाता है गोल्ड स्मिथ थर्माइट प्रोसेस। ध्यान रखिएगा, ये दोनों रिएक्शन जो हैं वो गोल्ड स्मिथ थर्माइट प्रोसेस की हैं। गोल्ड स्मिथ थर्माइट प्रोसेस में ये बात पूछी जाती है, ये बात पूछी जाती है कि कौन सी रिएक्शन जो है, सॉरी ये देखो बच्चों, एक मिनट, ये देखिए जरा बात को समझिएगा। गोल्ड स्मिथ थर्माइट प्रोसेस पूछा जाता है तो देखो, रिडक्शन बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होते हैं बेटा कुछ नहीं करते हैं, वो वीक मेटल को रिप्लेस कर देते हैं। ये देखो, इसमें से ये वाला एग्जांपल ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूज किया जाता है थर्माइट प्रोसेस में, ये यूज किया जाता है, इससे एनर्जी बनाई जाती है, बहुत हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो एल्युमिनियम क्रोनियम और मैग्नीज को रिड्यूस कर देता है ऐसे, और इसको गोल्ड स्मिथ थर्माइट प्रोसेस कहा जाता है क्योंकि साइंटिस्ट थे तीन, स्मिथ और गोल्ड, उन्होंने ये प्रोसेस दिया था, तो इसी को गोल्ड स्मिथ थर्माइट प्रोसेस कहते हैं, और ये काम हो रहा होता है उसमें। अब इसी में एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो ये है, देखो जब एल्युमिनियम इसी तरह से Fe को रिड्यूस करता है तो ये बनाता है, ये देखो एल्युमिनियम ने ये किया। इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, ये रिएक्शन वेल्डिंग में यूज की जाती है, वेल्डिंग प्रोसेस में। तो ये देखना होता क्या, ये थर्माइट रिएक्शन नहीं है, थर्माइट रिएक्शन सिर्फ वो दो है। आप लोगों ने देखा होगा लोहे को जोड़ने के लिए एक बीच में वो रॉड लगाते हैं मशीन पे ऐसी, ठीक है, एल्युमिनियम की रॉड, और उसको ऐसे करते हैं तो स्पार्क होता है, वहां पे बेल्ट हो जाता है, वो यही रिएक्शन है। स्पार्क होके बेल्ट हो जाता है ना, वो यही रिएक्शन है। एल्युमिनियम की रॉड होती है, ठीक है, और जैसे ही आप स्पार्क डालते हो तो इस तरह से रिएक्शन हो जाती है और वो बेल्ट हो जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं वेल्डिंग प्रोसेस में। तो वेल्डिंग प्रोसेस में ये रिएक्शन यूज की जाती है, तो ये बात पूछी जाती है, ध्यान रखिएगा। तो रिडक्शन हमने दो मेथड से बताया, पहला थर्मल रिडक्शन। थर्मल रिडक्शन कब यूज करोगे, जब मेरे प्यारे बच्चों ऐसी जगह हो जहां के मेटल ऑक्साइड अनस्टेबल हो,
यदि मेटल ऑक्साइड अनस्टेबल है तो हम उसको यार थर्मली हीट कर देंगे और मेटल बाहर आ जाएगा, है कि नहीं। मगर यदि ऐसा नहीं है और देखा मेटलर्जी वीक मेटल की चल रही है, क्रोनियम की चल रही है, एमएन की चल रही है, जिंक की चल रही है, तो वहां पर हम स्ट्रॉन्ग मेटल मार देते हैं। स्ट्रॉन्ग मेटल वीक मेटल को इस तरह से रिड्यूस कर देता है। इसमें से कुछ स्पेसिफाई प्रोसेस को साइंटिस्ट का नाम दे दिया जाता है उनके रिगार्ड के लिए। इसी तरह से ये देखो, इसको गोल्ड स्मिथ थर्माइट प्रोसेस कहते हैं और ये वेल्डिंग में ये रिएक्शन यूज होती है, इसीलिए इसको वेल्डिंग प्रोसेस के नाम से रखा जाता है। अब हम लोग बात करेंगे थर्ड नंबर पे कि अब रिडक्शन किसका कर रहे हो, सी। ये देखो, अब किसके थ्रू रिड्यूस कर सकते हो आप, तो देखो रिडक्शन और भी किया जा सकता है। वो रिडक्शन है क्या, कार्बन रिडक्शन मेथड। कार्बन रिडक्शन मेथड सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो कार्बन रिडक्शन मेथड यूज होता है। कार्बन रिडक्शन मेथड को ही बोला जाता है क्या, स्मेल्टिंग। आप लोगों ने ये नाम बहुत सुना होगा। ये देखो कार्बन रिडक्शन मेथड, तो बात एक एक करके सुनते जाओ और समझते जाओ। देखो बेटा, कार्बन जो होता है वो वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या होता है, वीक रिड्यूसिंग एजेंट। मगर कॉस्ट वाइज ये सबसे सस्ता होता है, कॉस्ट वाइज ये सबसे सस्ता होता है, इसलिए हम लोग इसको यूज करना प्रीफर करते हैं। प्रीफर करने में क्या क्या मिलाया जाता है, कैसे होता है, तो जरा इस बात को अच्छे से समझिएगा, ठीक है, और बातों को समझना। देखो हमारे हाथ क्या लग चुका है, मेटल ऑक्साइड। हमारे हाथ क्या लग चुका है, मेटल ऑक्साइड। तो हम मेटल ऑक्साइड डालते हैं, फिर क्या डालते हैं, कार्बन डालते हैं। कार्बन की जगह हम डालना पसंद करते हैं कोक। क्यों, प्योर कार्बन मेथड महंगा होगा, प्योर कार्बन महंगा मिलता है, तो हम उसकी जगह कोक डाल देते हैं। कोक भी तो कार्बन का एलोट्रोपी फॉर्म है, तो इसलिए कोक डाल देते हैं। और साथ में डालते हैं एक चीज और जिसको फ्लक्स बोला जाता है। फ्लक्स क्या होता है अभी मैं समझाता हूं। फिर डालते हैं एयर और फिर देते हैं हीट। इस पूरे कॉम्बिनेशन को ही बच्चों बोला जाता है स्मेल्टिंग। और ये सब किसमें करते हैं, प्लस एक फर्नेस, बड़ी सी फर्नेस। ये देखो, तो जरा देखो, जब भी कहीं कार्बन रिडक्शन मेथड यूज किया जाता है तो कार्बन रिडक्शन मेथड में इतनी चीजें होती हैं। एक तो हमारा मेटल ऑक्साइड हो गया जिसको आप ओर कहते हो, जिसको आप क्या कहते हो, ओर। फिर एक रिड्यूसिंग एजेंट डाला कोक, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ऐसे किसी ने कहा यार प्योर कार्बन क्यों नहीं डाल दिया, अरे भैया गरीब देश के निवासी हैं, प्योर कार्बन डाल देंगे तो लुट जाएंगे यार। टनों में तो मेटल प्योर किया जाता है। इनकी जो फर्नेस होती हैं वो 2-2 मकान 3-3 मकान के बराबर होती हैं, ऊंचाइयों में हो सकता है 5 माले की बिल्डिंग के बराबर हो। तो यार इतना प्योर कार्बन कहां से लाएंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, उसी का इलेक्ट्रोड फॉर्म डाल देते हैं कोक। एयर पास कराते हैं ऑक्सीडेशन के लिए, हीट देते हैं ब्रेक करने के लिए, ये फर्नेस। ये फ्लक्स क्या है, फ्लक्स अभी तक मैंने नहीं बताया, तो देखो बताता हूं फ्लक्स क्या होता है। कि ये फ्लक्स होता क्या है, ये एक स्पेसिफिक रेजेंट होता है। ये क्या है, स्पेसिफिक रेजेंट है, रेजेंट। ये मेरे प्यारे बच्चों एक स्पेसिफिक रेजेंट है जो इंप्योरिटी के रिस्पेक्ट में मिलाया जाता है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है, इसका वर्क होता है इंप्योरिटी को हटाना। इंप्योरिटी के साथ, इंप्योरिटी के साथ एक, ठीक है, एक कंपाउंड बनाना, कंपाउंड बनाना। ये देखो, ये फ्लक्स एक स्पेसिफिक रेजेंट है जो इंप्योरिटी के साथ कंपाउंड बनाता है। उसका काम होता है इंप्योरिटी के साथ कंपाउंड बनाना। ऐसे ये फ्लक्स कैसे काम करता है मैं अब इसको एक एक करके पढ़ाता हूं। तो देखो स्मेल्टिंग में फ्लक्स क्या होता है, तो फ्लक्स बच्चों क्या होता है इस बात को सिखाता हूं कि फ्लक्स क्या है। फ्लक्स एक स्पेसिफिक रेजेंट है, स्पेसिफिक रेजेंट है, ठीक है, जिसका वर्क क्या है, स्पेसिफिक रेजेंट है जिसका वर्क होता है इंप्योरिटी से रिएक्शन करके, इंप्योरिटी, ये देखो बच्चों,
इम्प्योरिटी से रिएक्शन करके एक कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड बनाना। ऐसा कैसे किया जाता है इस बात को मैं समझाता हूं। जैसे देखो, फ्लक्स दो तरह के होते हैं। कौन से दो तरह के होते हैं और कैसे काम करते हैं, ये बात को जरा समझिए। यदि हमारी इम्प्योरिटी, गौर से ध्यान दीजिए, बेसिक नेचर की है, यदि हमारी इम्प्योरिटी बेसिक नेचर की है, तो हम उसमें जो फ्लक्स डालते हैं उसका नाम देते हैं एसिडिक फ्लक्स। क्यों? एसिड बेस मिलके क्या बना लेंगे? सॉल्ट बना लेंगे। तो एसिडिक फ्लक्स डालते हैं तो ये बना लेता है सॉल्ट, और इस सॉल्ट या इस कंपाउंड को ही कहा जाता है स्लैग। इसका नाम क्या रखा जाता है? स्लैग। ऐसे यदि हमारी इम्प्योरिटी, प्यारे बच्चों, एसिडिक नेचर की है, ठीक है, यदि इम्प्योरिटी एसिडिक नेचर की है, तो जो फ्लक्स मिलाया जाएगा वो बेसिक नेचर का मिलाया जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं बेसिक फ्लक्स। ऐसे, और वो मिलके क्या बना लेंगे? कंपाउंड, और उस इम्प्योर कंपाउंड का नाम रखा जाता है यहां पर स्लैग। ये देखो, तो कॉन्सेप्ट समझ पाए। सबसे पहले हम इम्प्योरिटी देखते हैं कि इम्प्योरिटी किस तरह की है। यदि इम्प्योरिटी बेसिक नेचर की है तो फिर हम लोग फ्लक्स एसिडिक डालते हैं, ठीक है, और यदि इम्प्योरिटी एसिडिक नेचर की है तो फ्लक्स बेसिक डालते हैं। जैसे आसानी से एसिड बेस रिएक्शन करके कंपाउंड बना लें, और उस कंपाउंड का ही नाम हम लोग क्या देते हैं? स्लैग। तो देखो, सबसे पहले ये बात समझो कि इम्प्योरिटी कार्बन रिडक्शन मेथड में करते क्या है। कार्बन रिडक्शन मेथड को ही हम लोग स्मेल्टिंग नाम देते हैं। उसमें क्या क्या किया जाता है? जो भी हमारा ओर है मेटल ऑक्साइड वाला वो डालते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में कार्बन डालते हैं, अपनी तरफ से एक स्पेसिफिक रेजेंट मिलाते हैं जिसका नाम फ्लक्स है। उसका वर्क क्या है? उसका वर्क है इम्प्योरिटी से रिएक्शन करके एक कंपाउंड बना लेना, ठीक है। एयर डालते हैं, हीट करते हैं और एक फर्नेस लेते हैं। करते कैसे हैं इस बात को जरा समझिए। ये देखो, फ्लक्स क्या होता है? एक स्पेसिफिक रेजेंट होता है जो इम्प्योरिटी के रिस्पेक्ट में मिलाया जाता है, और उसका काम होता है इम्प्योरिटी से रिएक्शन करके एक कंपाउंड बना लेना। यदि इम्प्योरिटी बेसिक है तो फ्लक्स एसिडिक मिलाया जाएगा, जैसे एसिड बेस रिएक्शन करके सॉल्ट बना ले। यदि इम्प्योरिटी एसिडिक नेचर की है तो बेसिक फ्लक्स मिलाया जाएगा, जैसे एसिड बेस रिएक्शन करके सॉल्ट बना ले। फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए आपको एग्जाम्पल समझाता हूं जिससे इस बात को आप समझ सके। जरा देखिए एग्जाम्पल, मेटलर्जी ऑफ कॉपर। देखो बच्चों, एग्जाम्पल समझना। कॉपर की जो मेटलर्जी होती है उसका और होता है ये CuFeS2, इसको बोलते हैं कॉपर पाराइट। ये देखो CuFeS2, CuFeS2 एक्चुअल में क्या होता है? Cus और Fes होता है। ऐसे जब ये मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट होंगे तो यार देखो, इसमें क्या होगा? कॉपर का भी मेटल होगा, ऑक्साइड होगा, और इसका भी होगा। मेटलर्जी कॉपर की चल रही है तो ये क्या हुआ? एज ए इम्प्योरिटी। भाई दोस्त बताओ, मेटलर्जी कॉपर की है तो उसमें Fe क्या कर रहा है? इसका मतलब Fe क्या है? इम्प्योरिटी है। अब बताओ इम्प्योरिटी किसकी है? आयरन की। आयरन का ऑक्साइड कैसा होगा? आयरन का ऑक्साइड बेसिक नेचर का होगा ना यार, कोई एसिडिक नेचर का तो होगा नहीं। क्यों दोस्त? और यदि आयरन का ऑक्साइड बेसिक नेचर का है तो जरा बताना, उसके लिए हमें फ्लक्स कैसा मिलाना चाहिए? एसिडिक। उसके लिए हमें फ्लक्स कैसा मिलाना चाहिए? एसिडिक। और यदि फ्लक्स एसिडिक मिलाना चाहिए तो एसिडिक फ्लक्स मिलाया जाता है सिलिका, SiO2। किसी ने कहा सिलिका ही क्यों? क्योंकि बेटा सिलिका अर्थ क्रस्ट पे सबसे ज्यादा मिलता है, तो यार फ्री में जो चीज मिल रही वही मिलाएंगे ना, माल भी तो सस्ता बेचना है। ये जो मेटल प्योर होके आएगा यही तो मार्केट में बिकेगा, और जब मार्केट में बिकेगा तो सस्ता बिकना चाहिए ना। तो ऐसा एसिडिक लो, एसिडिक फ्लक्स लो जो 2 रुपए दो जाके तो इतना सारा मिल जाए। तो इसलिए हम सिलिका मिलाते हैं। सिलिका क्या है? एसिड है। किसी ने कहा सर सिलिका कैसे एसिड है? तो भाई जी उसकी मार पिट जाएगी। क्यों? भैया P ब्लॉक के ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं, कोवेलेंट ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं,
तो एसिड बेस रिएक्शन होगा और क्या बन जाएगा, स्लैग बन जाएगा। ये देखो स्लैग, और ये होता है स्लैग, ऐसे, ये इम्प्योर। इसी तरह से और देख लो एग्जाम्पल, मेटलर्जी ऑफ, ये देखो अब हम किसकी बात कर रहे हैं, तो जरा देखो किसकी बात कर रहे हैं, किसकी मेटलर्जी में क्या क्या होता है और किस तरह से काम करता है। तो जरा देखो मेटलर्जी ऑफ आयरन, Fe, आयरन की मेटलर्जी में इंप्योरिटी जो होती है प्यारे बच्चों वो सिलिका की होती है। इंप्योरिटी किसकी होती है, सिलिका की, सिलिका की इंप्योरिटी होती है। जब ये मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है तो भाई आयरन का भी ऑक्साइड बन गया, मगर इसका भी तो ऑक्साइड बन जाएगा, और ये क्या है, इंप्योरिटी। अब बताओ जब ये एज ए इंप्योरिटी है तो इसका नेचर कैसा है, एसिडिक, और इसका नेचर मेरे प्यारे बच्चों एसिडिक है, तो इसके लिए फ्लक्स कैसा मिलाना पड़ेगा, बेसिक। अब यदि इसके लिए बेसिक फ्लक्स मिलाना है तो क्या मिलाएं, कुछ बच्चे तो कह रहे होंगे सर आयरन मिला दो, अरे भैया आयरन ऑक्साइड तो बहुत महंगा होता है, तो हम मिलाते हैं लाइमस्टोन, CaO। हम मिलाते क्या है, फ्लक्स के फॉर्म में लाइमस्टोन, ये इसको लाइमस्टोन बोलते हैं। लाइमस्टोन क्या होता है, लाइमस्टोन कैल्शियम का ओर है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये मिलाते हैं। ये क्या होता है, जब तुम फर्नेस को हीट करोगे तो ये ऐसे ब्रेक हो जाएगा और गैस बाहर निकल जाएगी और ये हमारा फ्लक्स की तरह काम करेगा। कैल्शियम कार्बोनेट फ्लक्स की तरह नहीं काम करता है, मगर हम मिलाते कैल्शियम कार्बोनेट है। क्यों, क्योंकि गरीब देश के निवासी हैं, प्योर कैल्शियम ऑक्साइड कहां से लाएंगे। लाइमस्टोन क्या है, लाइमस्टोन मेरे दोस्त कैल्शियम का ओर है, लाइमस्टोन कैल्शियम का ओर है, तो हम इसको मिलाते हैं। और इसको मिलाने से अपने को टेंशन क्यों नहीं है, जरा इस मैकेनिज्म को समझो। ओर डालोगे, कार्बन डालोगे, फ्लक्स डालोगे और क्या करोगे, हीट। तो भैया जब हम लाइमस्टोन मिला रहे हैं और साथ में हीट भी कर रहे हैं, तो जब तुम हीट करोगे तो अपने आप लाइमस्टोन ब्रेक हो जाएगा इसमें, ये तो बाहर निकल जाएगी, वेस्टेज है। ये जो है बेस हो गया और ये एसिड हो गया, आपस में रिएक्शन करके स्लैग बना देते हैं। ये देखो इसको स्लैग कहते हैं, कैल्शियम सिलिकेट। तो आयरन की मेटलर्जी का स्लैग कैल्शियम सिलिकेट होता है, कॉपर की मेटलर्जी का स्लैग फेरस सिलिकेट होता है। तो फ्लक्स का ये काम होता है, और जो फ्लक्स होता है, जो स्लैग बनता है, उसकी एक खास बात होती है। क्या खास बात होती है, जरा देखो। उसकी खास बात होती है कि डेंसिटी ऑफ स्लैग जो है वो लेस देन होती है डेंसिटी ऑफ मेटल। मेटल की डेंसिटी से उसकी डेंसिटी कम होती है, जिसकी वजह से होता क्या है, जिसकी वजह से कुछ ऐसा होता है, गौर से समझिएगा। जिसकी वजह से क्या होता है, जैसे ये मेटल है तो मेटल की लेयर पहले बनती है इस तरह से, ये लेयर बन गई मेटल की, ऐसे। अब मेटल की लेयर के ऊपर बन जाती है किसकी लेयर, स्लैग की लेयर, ऐसे। ये स्लैग की लेयर बन गई ऐसे, ये स्लैग है हमारा। तो क्या हुआ, जरा समझो इस बात को, कौन कौन क्या क्या है। ये हुई मेटल की लेयर, प्योर मेटल की लेयर, और ये हुई स्लैग की लेयर, ऐसे। अब दरवाजे लगे होते हैं, हम क्या करते हैं, स्लैग को रिमूव कर लेते हैं, ऊपर से रिमूव कर लेते हैं। तो एक कंडीशन और होती है कि जो स्लैग की डेंसिटी होती है वो मेटल से कम होती है, तो मेटल नीचे बैठता है उस फर्नेस में, उसके ऊपर स्लैग आता है, तो उसको ऐसे ऐसे करके हटा लिया जाता है। फर्नेस में इस तरह से दरवाजे लगे होंगे, इस तरह से, ये जैसे फर्नेस चली आ रही है ये, तो यहां पर दरवाजे लगे होते हैं यहां पर, तो इसको यहां से रिमूव कर लिया जाता है ऐसे। तो जरा इस बात को समझो। तो इतनी बात समझ में आई। कार्बन की मेटलर्जी का काम क्या है, तो मैंने आपको बताया कि यार कार्बन की मेटलर्जी को ही कार्बन के रिडक्शन को ही हम लोग स्मेल्टिंग बोलते हैं। करते क्या है, कार्बन एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ओर डालते हैं, कार्बन डालते हैं, फ्लक्स डालते हैं, ठीक है, एयर डालते हैं, पकड़ के हीट कर देते हैं। इसी पूरे प्रोसेस को स्मेल्टिंग बोला जाता है।
इसमें से फ्लक्स क्या होता है ये डिस्कस कर दिया। अब बात आती है कि कार्बन इनको रिड्यूस कैसे करता है। जब आप ये चिल्ला के बोल रहे हो कि ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये इनको रिड्यूस कैसे करता है। अब कहानी इस पर आती है कि ये इसको रिड्यूस कैसे करते हैं। तो चलो अब उस बात को समझाता हूं। जरा देखिए कि कार्बन इसको रिड्यूस कैसे करता है, इस बात को समझाता हूं। देखो ये हमारे पास कोई मेटल ऑक्साइड है ऐसे, ठीक। अब इसका रिडक्शन होना है कार्बन से। चलो अच्छा पहले लिख देता हूं, इसका रिडक्शन कार्बन से होना है। तो ये देखो मेटल आ गया और ये ऑक्सीजन आ गया। अब प्यारे बच्चों जरा इस रिएक्शन को बैलेंस कर लो ऐसे। इसमें से ये सॉलिड होता है, ये सॉलिड होता है और ये गैस होता है। तो इसका मतलब जब कार्बन रिड्यूस करेगा तो ये वाली रिएक्शन चल रही होगी कि नहीं। मेटल क्या है, मेटल प्लस एक्स से 0 हो गया। इसका मतलब तुमने मेटल का रिडक्शन कर दिया। तो यदि कार्बन रिडक्शन करेगा तो कुछ ऐसा हो रहा होगा। अब ऐसा यदि हो रहा होगा, रिएक्शन हो रही है, तो उसमें सारी चीजें बनेंगी। तो थर्मोडायनेमिकली देखा जाए तो इसमें डेल्टा जी इक्वल टू आएगा डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ऐसा ही तो आएगा किसी रिएक्शन के लिए। डेल्टा जी की ये इक्वेशन है हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। अब जरा गौर समझो, इन्होंने क्या सपोज किया। सपोज देखिए, सपोज क्या किया, डेल्टा एच जो है ड्यूरिंग द प्रोसेस कांस्टेंट रहता है। ड्यूरिंग टेम्परेचर चेंज, हम जो टेम्परेचर चेंज करते हैं उस टेम्परेचर चेंज पर डेल्टा एच लगभग कांस्टेंट रहता है, इनका ये कहना है ऐसा। तो जब फर्नेस में इसको लगाओगे तो फर्नेस में गर्म करोगे, हीट करोगे तो टेम्परेचर तो चेंज हो ही रहा होगा। तो इस इक्वेशन को टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। जब इस इक्वेशन को टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो इसकी वैल्यू 0 आ गई, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट है। इसी तरह से हम ये भी सपोज करते हैं कि पूरे प्रोसेस में डेल्टा एस में भी ज्यादा चेंज नहीं आता। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम चीज सॉलिड है। ड्यूरिंग टेम्परेचर चेंज, तो इसका भी डिफरेंशियल करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 माइनस डेल्टा एस, क्योंकि टी का डिफरेंशियल कितना आ जाएगा, 1। बात समझ पे कैसे आया कि मैं थोड़ा सा लिखूं, लिख देता हूं। आप क्या करोगे, डेल्टा एस को बाहर ले आओगे और डी टी अंदर क्या करोगे, टी। तो यार ये चीज ऐसे ही तो आ गई। ये देखो ऐसे, ये इक्वेशन बन के आई। अब ये इक्वेशन जो बन के आई है, इसमें डेल्टा एस है क्या, इसमें जो है वेयर डेल्टा एस जो है वो रिएक्शन का चेंज है, चेंज इन एंट्रोपी, एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन। डेल्टा एस क्या है, डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज है रिएक्शन की। कौन से रिएक्शन की, इस रिएक्शन की। तो क्या हुआ, एक साइंटिस्ट थे अलिंगम डायग्राम। अलिंगम ने क्या किया, सभी मेटल के डेल्टा जी और टेम्परेचर के बीच में एक ग्राफ प्लॉट कर दिया। अलिंगम डायग्राम आपने नाम सुना होगा। अलिंगम ने क्या किया, अलिंगम ने डेल्टा जी और टेम्परेचर के बीच में एक ग्राफ प्लॉट कर दिया। उस ग्राफ को ही अलिंगम डायग्राम कहा जाता है। और अलिंगम ने ये बातें सपोज की थी। वो ग्राफ कैसा आता है जरा देखो। चलिए थोड़ी सी लाइन अच्छी खींच लेते हैं। देखिए अब हम लोग लाइन ड्रा करते हैं। ये देखिए, शायद लाइन अभी टेढ़ी है, डिलीट मार देते हैं यार।
ये देखिए, छोड़ दी, अब लगभग सीधी है। अब जरा देखो, एक लाइन इधर ले ली। अब जरा देखिए हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। इधर टेम्परेचर है और इधर क्या है, इधर है डेल्टा जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ऐसे। और ये डेल्टा जी की लाइन है 0 0 वाली, ऐसे। यहां पर डेल्टा जी की वैल्यू क्या है, 0 0 है। इसका मतलब इसके नीचे क्या है, निगेटिव वैल्यू है, इसके ऊपर क्या है, डेल्टा जी पॉजिटिव वैल्यू। जब डेल्टा जी निगेटिव होगा तो प्रोसेस कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस, ऐसा। तो ये वाला पार्ट स्पॉन्टेनियस का है और ये वाला पार्ट नॉन स्पॉन्टेनियस है, ऐसे, ठीक है। अब मेरे दोस्त जरा बताना, हमारी इक्वेशन क्या निकल के आई, डेल्टा जी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू माइनस डेल्टा एस ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ऐसा ही तो निकल के आया। अब यदि आपसे कहा जाए रिएक्शन ये है, गौर से देखिए रिएक्शन क्या थी, रिएक्शन ये थी, इसमें से ये गैस है, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है। सॉलिड का इंट्रोपी चेंज लगभग 0, तो इंट्रोपी ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या होगा, इंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट, ऐसा ही तो लिखते थे यार हम लोग। अब प्रोडक्ट में क्या है, सिर्फ एक गैस है, रिएक्टेंट में क्या है, कोई गैस नहीं है, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है। तो इंट्रोपी ऑफ रिएक्शन जनरली क्या आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। और यदि ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो जरा बताना डेल्टा जी कैसा आएगा, डेल्टा जी कैसा आएगा, निगेटिव, ऐसा ही तो आएगा। यदि ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो हमें क्या करना है, रिडक्शन करना है, तो रिडक्शन करना है तो ये, तो जरा देखो डेल्टा जी ये है। अब मेरी बात को जरा समझो, ध्यान से देखिएगा मैं क्या करने जा रहा हूं। हम ग्राफ किसका खींच रहे हैं, इस बात को जरा समझिए। यदि इस रिएक्शन को पलट दिया जाए, इस रिएक्शन को ऐसे लिख लिया जाए, ये देखो, यदि हम इस रिएक्शन को पलट दें तो जरा बताओ डेल्टा एस ऑफ रिएक्शन कैसा हो जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, ऐसे। तो डेल्टा जी अपॉन टी कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। हम इस रिएक्शन का ग्राफ खींचते हैं, अलिंगम डायग्राम में इस रिएक्शन का ग्राफ खींचा गया है। मैंने निकाला इस रिएक्शन का है, क्यों, क्योंकि रिएक्शन में ये हो रहा होगा, रियल में ये हो रहा होगा, मगर खींचा इसका जा रहा है। तो जब इसका ग्राफ खींचोगे तो स्लोप कैसा आया, ये स्लोप ही तो है भाई। वाई एक्सेस का डिफरेंशियल स्लोप ही तो होता है, डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, स्लोप होता है। वाई ये है, डेल्टा जी ये है और टी ये है, तो डी वाई बाई डी एक्स मतलब डी जी अपॉन डी टी क्या है, स्लोप है। स्लोप कैसा है, पॉजिटिव। इसका मतलब हर मेटल का ग्राफ ऐसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन ऊपर की ओर जाता हुआ। क्यों, क्योंकि आप इस इक्वेशन का ग्राफ बना रहे हो और इस इक्वेशन का डेल्टा एस निगेटिव है और डेल्टा जी पॉजिटिव है। तो इस तरह के ग्राफ हमें मिलते हैं देखने को। ये देखो कुछ इस तरह के ग्राफ, इस तरह के ग्राफ हमें देखने को मिलते हैं। ये देखो एजी, ये देखिए ये है एजी प्लस O2 इक्वल टू Ag2O, ये है Hg प्लस O2 इक्वल टू HgO, ऐसे। और ये जो ग्राफ है इसी तरह से, इसमें से ये वाला ग्राफ हमारा किसका है, इसको भी देख सकते हो आप, है ना। ये ग्राफ किसका है, कैल्शियम का, ठीक है, कि आप कैल्शियम का ग्राफ देख सकते हो। तो C प्लस O2 CaO, Al प्लस O2 Al2O3, ऐसे, ठीक है। Zn प्लस O2 ZnO, इस तरह से। Fe प्लस O2 FeO, इस तरह से।
इस तरह से ग्राफ बनते चले जा रहे हैं। अब इसी जगह पे एक ग्राफ और मैं बना रहा हूं कार्बन का, जरा देखो, इसी जगह पे मैंने एक ग्राफ बनाया कार्बन का। कार्बन का ग्राफ मैं अलग कलर से दे देता हूं, जैसे आपको इस बात को थोड़ा समझ में। C+O2, C+O2 में दो चीजें हैं, एक तो वो बना सकता है C+O2 इक्वल टू CO2, CO2 बनाएगा तो ग्राफ ऐसा चला जाएगा एकदम सीधे। क्यों, जरा देखो यहां पर, देखो ना जरा, C+O2 इक्वल टू CO2, तो मेरे दोस्त ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये सॉलिड है, तो डेल्टा एस ऑफ रिएक्शन कैसा आएगा, जीरो। और डेल्टा एस ऑफ रिएक्शन जीरो आया तो जरा बताना डेल्टा जी अपॉन डी टी कितना आएगा, जीरो, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, ये है। देखो इसकी वैल्यू हम लोग क्या निकाल के लाए, इसके बराबर निकाल के लाए ना, तो ये वैल्यू जीरो तो ये भी जीरो, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया कार्बन डाइऑक्साइड का। मगर यदि ये दोनों मिलके कार्बन मोनोऑक्साइड बना गए तो, क्योंकि C+O2 मिलके CO भी तो बनता है ऐसे, तो यदि बच्चों C+O2 मिलके CO बना तो, और CO बनेगा तो इसको बैलेंस करोगे कैसे, इसको बैलेंस करने के लिए यहां हाफ लगाना पड़ेगा, और यहां हाफ लगाओगे तो डेल्टा एस ऑफ रिएक्शन कैसी आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। क्यों, क्योंकि यहां पर 1 मोल है, यहां पर आधा मोल है। चेक करो, CO के आगे कितना लिखा है 1, और वाटर ऑक्सीजन के आगे कितना लिखा है हाफ, तो पॉजिटिव वैल्यू। यदि ये पॉजिटिव आया तो ये कैसा आएगा, निगेटिव, क्योंकि यहां माइनस साइन लगा है। देखो ये पॉजिटिव आया तो ये निगेटिव आएगा ना, ये पॉजिटिव वैल्यू होगी तो ये निगेटिव वैल्यू होगी, निगेटिव वैल्यू होगी तो स्लोप ऐसा आएगा, ऐसा। तो जब आप C+O2 बना रहे होगे तो स्लोप ऐसा चल रहा होगा, इस तरह से है, स्लोप कैसा चल रहा होगा, ऐसा। और यदि C+O2 इक्वल टू C3O2 बना रहे होगे तो स्लोप ऐसा चल रहा होगा। कैसे, चाहो तो लिख के देख लो, C+O2 इक्वल टू C3O2। अब इसको बैलेंस करो तो यहां पे 3 लगाओगे, ठीक है कि नहीं, बैलेंस ऐसे ही तो होगी। यहां पे कितना लगाओगे, 3 लगाओगे, C3O2। अब इसको बैलेंस करके डेल्टा एस निकालो, तो यार डेल्टा एस निकालोगे तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो ये तो सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ये गैस है, तो डेल्टा जी कैसा आ जाएगा, निगेटिव, तो स्लोप कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। डेल्टा एस कैसा आएगा, निगेटिव, क्योंकि देखो, और स्लोप कैसा आएगा, पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव आएगा तो ऊपर की ओर ग्राफ भागेगा, जैसे सारे ग्राफ ऊपर की ओर भाग रहे हैं। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके 3 पॉसिबिलिटी बनाते हैं। अब जरा देखो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके 3 पॉसिबिलिटी बनाते हैं तो ये आता है। अब इस जगह पे मैं थोड़ा सा काम की बात बता दे रहा हूं, गौर से मेरी बात समझना। ये ऊपर है, ये नीचे है, इसका मतलब क्या, नीचे वाले का डेल्टा जी ज्यादा निगेटिव होगा, क्योंकि नीचे देखो, नीचे की ओर क्या आ रहा है, माइनस साइन आ रहा है, ये धीरे धीरे माइनस बढ़ता चला जा रहा है। इसका मतलब ये सपोज करो यदि -1300 होगा तो ये -1200 होगा, ऐसा ही तो होगा है। और डेल्टा जी निगेटिव होगा तो क्या होगा, डेल्टा जी निगेटिव होगा तो क्या होगा, तो मेरे दोस्त रिएक्शन फिजिबल होगी। तो मेरे दोस्त रिएक्शन क्या होती है, फिजिबल होती है। तो गौर से मेरी बातों को आप समझिएगा इस जगह पे, ठीक है। मैंने रिएक्शन लिखी एक ऐसे क्वेश्चन के फॉर्म में लिख रहा हूं, जैसे आपको ये बात समझ में आए कि एलिंगम डायग्राम बना कैसे। अभी आप इतनी बात तो समझ पाए हो ना, कैसे मैंने खींचा। मैंने आपको इक्वेशन ला के दी, डेल्टा जी अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस डेल्टा एस। डेल्टा एस यदि निगेटिव होगा तो मेरे दोस्त क्या होगा, यदि डेल्टा एस की वैल्यू निगेटिव है तो स्लोप पॉजिटिव होगा, और स्लोप पॉजिटिव होगा तो सारे ग्राफ ऊपर की ओर भागेंगे। और मेटल के केस में देख लो, हम इस रिएक्शन का ग्राफ खींच रहे हैं, तो इस रिएक्शन का ग्राफ देखो, इस रिएक्शन के ग्राफ में डेल्टा जी कैसा आएगा, यदि डेल्टा एस की वैल्यू निगेटिव है तो डेल्टा जी पॉजिटिव आएगा, और डेल्टा जी पॉजिटिव आया तो ग्राफ सारे ऊपर की ओर भागते चले गए। कार्बन के लिए मैंने खींचा तो कार्बन में इसमें माइनस आ रहा है, क्योंकि डेल्टा एस इक्वल टू 0, तो यहां 0 डालोगे तो वो 0 हो जाएगा, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ चला गया। कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में ये पॉजिटिव हो रहा है तो ये निगेटिव होगा, तो ग्राफ निगेटिव आएगा, नीचे आएगा, क्योंकि स्लोप निगेटिव है। और इसके केस में स्लोप पॉजिटिव है तो ऊपर चला जाएगा। ये बात अभी तक मैंने बताई। अब मैं जो बताने जा रहा हूं जरा उसको समझो। मैंने कहा यार ये कैल्शियम है ऐसे, ये एल्युमिनियम है, सॉरी,
और इसी जगह पे एक कैल्शियम की लाइन बना लेते हैं, क्योंकि कैल्शियम का भी पूछा मैग्नीज का भी पूछा जाता है, Mn का। कैल्शियम ये हो गया और मैग्नीशियम ये हो गया, ऐसे। एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में Mg का ग्राफ है, Mg प्लस O2 इक्वल टू MgO, ऐसे। अब जरा गौर से मेरी बातों को समझना कि होता क्या है। होता डियर क्या है, इस बात को जरा देखते हैं। जब हम थर्मोडायनेमिकली इस चीज को चेक करते हैं, ठीक है, मैं डायरेक्ट एक नोट समझा रहा हूं, इसको समझिए। जो ग्राफ में नीचे है वो ऊपर वाले को रिड्यूस कर देता है। जरा देखो, जो ग्राफ में नीचे है वो हमेशा ऊपर वाले को रिड्यूस कर देगा, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। मतलब यदि मेरे से कोई कहता है Mg क्या एल्युमिनियम को रिड्यूस कर देगा, तो हम कहेंगे यस। क्यों? Mg नीचे है, एल्युमिनियम ऊपर है, मतलब ये रिएक्शन फिजिबल है। चेक कर लो, Mg नीचे है, एल्युमिनियम ऊपर है। किसी ने कहा कैसे, ऐसा कैसे कर सकते हो, तो उसका रीजन है। उसका रीजन क्या है जरा मेरे बच्चों समझिएगा, वो मैंने एक बीच का थोड़ा सा पार्ट इस तरह से मेंशन कर दिया है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि इस रिएक्शन का जो डेल्टा जी आएगा वो ऑलवेज निगेटिव आता है, ऑलवेज निगेटिव है। ये देखो, तो आप हमेशा ध्यान रखो कि नीचे वाला ऊपर वाले को रिड्यूस कर देगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि Mg एल्युमिनियम को रिड्यूस कर देगा, एल्युमिनियम जिंक को रिड्यूस कर देगा, एल्युमिनियम Fe को रिड्यूस कर देगा, Fe कार्बन को रिड्यूस कर देगा, और Hg को ये सब रिड्यूस कर देंगे। तो नीचे वाला ऊपर वाले को रिड्यूस कर देता है, ये कॉन्सेप्ट है। अब इस जगह पे आप जाके जरा देखो, इस पॉइंट को समझो। यहां पर दोनों मेटल एक दूसरे को कॉन्साइड कर रहे हैं। देखो, पहला कॉन्सेप्ट समझ पाए, नीचे वाला हमेशा ऊपर वाले को रिड्यूस करेगा। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि इससे जो रिएक्शन बनती है, देखो ये रिएक्शन बनी, ये 3, ये 0, ये +2 और ये +2 और ये 0, ऐसे। ये जो रिएक्शन बनी है इसका डेल्टा जी जब भी निकाला जाएगा वो बेटा निगेटिव आएगा। डेल्टा जी आप रिएक्शन जब भी निकालोगे वो कैसा आएगा? निगेटिव आएगा, मतलब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखो कि नीचे वाला ऊपर वाले को रिड्यूस कर देगा। मतलब यदि मैं एल्युमिनियम के लिए लिखूं, क्या एल्युमिनियम आयरन को रिड्यूस कर देगा? तो आप आंख बंद करके बोल दो यस, एल्युमिनियम जो है वो आयरन को रिड्यूस कर देगा। ऐसे एल्युमिनियम जो है वो आयरन को रिड्यूस कर देगा, बिल्कुल कर देगा, मगर आयरन एल्युमिनियम को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। तो पहला रूल तो ये हुआ कि नीचे वाला जो ग्राफ में नीचे है वो ऊपर वाले को रिड्यूस कर देगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो ग्राफ में नीचे है वो ऊपर वाले को रिड्यूस कर देगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो रिएक्शन बनती है उसका डेल्टा जी हमेशा निगेटिव आता है। प्रॉब्लम कहां पे है? प्रॉब्लम यहां पे है, कार्बन तो इतने ऊपर है। जब कार्बन ऊपर है तो कार्बन नीचे वाले को रिड्यूस कर नहीं सकता, तो कार्बन रिडक्शन किसका करेगा? बात समझ पाए भाई? नीचे तो कौन है? नीचे Fe है, Zn है, तो इनकी मेटलर्जी में कार्बन कैसे ले पाएंगे? यहीं कहीं पे कॉपर भी आता है। ये देखो, ये सब तो कार्बन के नीचे है। जब ये सब कार्बन के नीचे है तो कार्बन इनको रिड्यूस कैसे कर पाएगा? नीचे वाला ऊपर वाले करता है ना, तो ये सब तो कार्बन के नीचे है, ये सब कार्बन को कर देंगे, कार्बन इनको थोड़ी कर पाएगा रूल के हिसाब से, है। तो जरा गौर से अब मेरी बातों को समझना, कॉन्सेप्ट क्या है अलिंगम डायग्राम का, कहानी और नोट। नेक्स्ट नंबर का नोट समझो। जहां पर भी आपको लगता है कि कार्बन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट लिया गया है, जहां पर भी आपको लगता है कि कार्बन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट लिया गया, रियलिटी में वहां कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट का काम नहीं करता, कार्बन मोनोऑक्साइड काम करता है। जरा समझना क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए
better reducing agent than कार्बन। कार्बन मोनोऑक्साइड बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होता है कार्बन से। क्यों? गौर समझिए, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये वाली लाइन नीचे आ रही है ना, ऐसे ऐसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके CO बना रहा है, तो CO क्या आ रहा है? नीचे आ रहा है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इसका ग्राफ नीचे आएगा, क्योंकि इसका स्लोप कैसा है? निगेटिव है। इसका स्लोप कैसा है? निगेटिव। तो ये ग्राफ नीचे आएगा। तो जरा इस पॉइंट पे चेक करो क्या हुआ। इस पॉइंट पे कार्बन नीचे हो गया, Zn ऊपर हो गया, तो कार्बन Zn को रिड्यूस कर देगा। इस पॉइंट पे चेक करो, कार्बन नीचे है, Fe ऊपर है, इसका मतलब कार्बन Fe को रिड्यूस कर देगा। इस पॉइंट पे चेक करो, कार्बन नीचे है और कॉपर ऊपर है, तो कॉपर को रिड्यूस कर देगा कौन? CO। तो ध्यान रखिएगा कि हम जहां कोक एज ए रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं वहां पर कार्बन रिड्यूस कर रहा होता है, कोक नहीं कर रहा होता है। और ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि इसका ग्राफ नीचे की ओर आ रहा है, नहीं तो कार्बन इनको रिड्यूस ना कर पाए। तो ये जो एयर ली गई है, भाई इतनी देर से हमने ये बात नहीं बताई कि एयर क्यों ली गई है। क्या एयर महंगी नहीं आती है? हम एयर की बर्बादी क्यों कर रहे हैं? एयर की बर्बादी इसीलिए कर रहे हैं कि ये कोक को रिएक्शन करेगी, कार्बन को जलाएगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, और वो कार्बन मोनोऑक्साइड फर्दर मेटल को रिड्यूस करेगी। तो ये जो एयर ली जा रही है, भैया गरीब देश के निवासी हैं, एयर में पैसा कैसे बर्बाद करेंगे? तो एयर में जो पैसा बर्बाद किया जा रहा है उसके पीछे रीजन ये है, उसके पीछे रीजन ये है कि ये क्या करेगा? कार्बन को इस तरह से जलाएगा, और जब कार्बन को इस तरह से जलाएगा तो ये आएगा। इसका कोई काम नहीं है, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, और ऐसा कर पाएगा क्योंकि इसका ग्राफ नीचे की ओर जाता है। ये देखो, ये देखो। तो दूसरा पॉइंट समझ में आया? अलिंगम डायग्राम ये है। अलिंगम डायग्राम इस तरह से बनता है, ठीक है? तो बातें समझ में आ रही है। और अलिंगम डायग्राम में CO जो होगा काम करेगा रिड्यूसिंग एजेंट का, किसकी जगह? कार्बन की जगह। तो कार्बन किसका रिडक्शन करता है? तो कार्बन जरा देखो, कार्बन मेथड से हम किसका रिडक्शन करते हैं? कार्बन रिडक्शन मेथड यूज्ड इन, कार्बन रिडक्शन मेथड किसके लिए यूज किया जाएगा? ठीक है, वीक मेटल के लिए। वीक मेटल क्यों? ऐसा क्यों? देखो जरा, ये जो गुच्छा है, ये जो पैसेज है, एक मिनट थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर देता हूं, ये वाला, ये जो पैसेज है यहां से यहां तक, इन्हीं पे कार्बन काम कर सकता है, क्योंकि टेम्परेचर हाई करने पर लाइन नीचे आएगी तो ये लाइन नीचे आएगी तो ये ऊपर हो जाएंगे। मगर यार बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई कर दोगे तो मेटल बेल्ट हो जाने लगेंगे, सब गैस बनने लगेंगे। तो कार्बन रिडक्शन मेथड इनके काम नहीं आ सकता है स्ट्रॉन्ग मेटल के, क्योंकि स्ट्रॉन्ग मेटल नीचे होंगे ना ग्राफ में। तो जो वीक मेटल होते हैं उन्हीं का रिडक्शन कार्बन के थ्रू कराया जा सकता है। जो वीक मेटल होते हैं उन्हीं का रिडक्शन कार्बन के थ्रू कराया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो कार्बन की लाइन के आसपास होते हैं, और जब कार्बन की लाइन के आसपास होते हैं तो आसानी से उनका रिडक्शन हम करा पाते हैं। क्यों? थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाएंगे नहीं कि कार्बन की लाइन नीचे आ जाएगी, कार्बन की लाइन नीचे आएगी तो उनको ऑक्सीडाइज रिड्यूस करा देगी। तो ध्यान रखिएगा, कार्बन रिडक्शन मेथड से हम किसका कर सकते हैं। तो ये प्यारे बच्चों था कार्बन रिडक्शन मेथड। तो रिडक्शन अब हम लोगों ने खत्म कर लिया है। अब आपको बात मेरी समझ में आ गई होगी कि मेटलर्जी कुछ नहीं है, मेटलर्जी एक साइंस है। उसको रटते क्यों है लोग, मुझे नहीं पता चला। क्यों? सिंपल सी बात है, सबसे पहले किसी को पकड़ेंगे, उसका कंसंट्रेशन कर देंगे, फिर पकड़ेंगे उसका क्या कर देंगे, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देंगे। मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के बाद मेटल आ गया, मेटल ऑक्साइड आ गया। मेटल ऑक्साइड आते ही मैंने उसको देखा, अरे बेटे तुम क्या हो, थर्मली अनस्टेबल हो, पकड़ के हीट कर देंगे, मेटल आ गया। अच्छा बेटा तुम क्या हो, कार्बन के आसपास हो, तो कार्बन रिडक्शन मेथड लगा देंगे। अच्छा तुम बहुत वीक मेटल हो, तो तुम्हारे पास हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग मेटल भी डाल सकते हैं, तो स्ट्रॉन्ग मेटल डाल के रिडक्शन कर दिया। ऐसे करना होता है। प्रॉब्लम क्या है, कॉन्सेप्ट ना समझने की वजह से आपको हर मेटलर्जी में अलग रिडक्शन यूज होगा, तो बच्चे को लगता है यार हर बार अलग अलग कर रहे हैं। हर बार अलग अलग नहीं कर रहे हैं,
वो जो मेटल है उसकी सिचुएशन पकड़ रहे हैं कि वो मेटल है कौन और कहां पे है। यदि कोई मेटल वीक है, कार्बन के आसपास है, तो कार्बन के हिसाब से कर दो। यदि कोई मेटल हमारा ऑक्साइड अनस्टेबल है तो सीधा हीट कर देंगे, उस पर हम क्यों कार्बन रिडक्शन मेथड लगाएंगे, है कि नहीं, ये कहा जा रहा है। तो चलिए कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। अब करते हैं क्या, स्टेप नंबर 4, सबसे लास्ट स्टेप नंबर 4। अब बेटा स्टेप नंबर 4 के बाद बस मेटलर्जी चालू, रिफाइनिंग। अब जरा ध्यान दीजिए, अब हमें क्या करना है, रिफाइनिंग करनी है। तो दोस्त रिफाइनिंग में क्या करना होता है, रिफाइनिंग में यार हमें कुछ नहीं करना है, प्रोसेस इतना सा है, जो इम्प्योर मेटल आया है, जो इम्प्योर मेटल आया है रिडक्शन के बाद, उसको हमें क्या करना है, प्योर मेटल में कन्वर्ट करना है। रिफाइनिंग का बस इतना काम होता है, इम्प्योर मेटल को प्योर मेटल में कन्वर्ट करना है, बस। अब इम्प्योर मेटल को प्योर मेटल में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो मैं इम्प्योर मेटल की सिचुएशन को देखते हुए, कैसे कैसे जरा देखो। सबसे ज्यादा जो यूज होता है रिफाइनिंग वो होता है इलेक्ट्रोलिसिस रिफाइनिंग। वो कौन सी रिफाइनिंग यूज होती है, इलेक्ट्रोलिसिस रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलिसिस रिफाइनिंग हम सबसे ज्यादा इस रिफाइनिंग को यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, जरा इस बात को आप समझिए कि इस रिफाइनिंग में करते क्या है। देखो हम लोगों ने एक टैंक लेते हैं इस तरह से, ऐसे, ये देखो ये हमारा टैंक हो गया इस तरह से। हाँ ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, ऐसे। अब इसमें हमने एक इलेक्ट्रोलाइट भर दिया कुछ इस तरह से, ये इलेक्ट्रोलाइट भर दिया। अब मेरी बातों को जरा गौर से समझिएगा, ठीक है, कि कब कब क्या क्या लेना है और कैसे लेना है। जो हमारे पास इम्प्योर रॉड आई है, जो हमारे पास इम्प्योर रॉड आई है, उसको हम जाके बेटा कहां लगा देते हैं, कैथोड में। सपोज करो ये कैथोड है, ये कैथोड पे डिप कर दिया ऐसे, इस तरह। कैथोड में मैंने डिप कर दिया, ये इसको आपने कैथोड माना है, तो कैथोड माना है तो यहां पर लगा देंगे इम्प्योर रॉड, और जिस मेटल की मेटलर्जी चल रही है उसकी प्योर रॉड यहां लगा देंगे। चलो ये देखो, ऐसे, इस तरह से। यहां पे क्या लगाएंगे, प्योर रॉड उसी मेटल की, और इसको कहेंगे एनोड, उसको क्या कहेंगे, एनोड। अब जरा देखो क्या होगा, सबको पता है कि कैथोड में क्या होता है प्यारे बच्चों, रिडक्शन। सबको पता है कि कैथोड में रिडक्शन होगा, तो रिडक्शन होगा तो क्या होगा, एक बार देखते जाइए, ठीक है। और एनोड में क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अच्छा तो अब अच्छा उल्टा लिख दिया है, एक मिनट ध्यान दीजिए, ये प्योर करिए, इसको इम्प्योर करिए। ऐसा क्यों कह रहा हूं अभी बताता हूं, इसको इम्प्योर, ठीक है। कैथोड में हम प्योर लगा देंगे, इसमें इम्प्योर। ऐसा इसलिए कह रहा हूं, एनोड में क्या होगा, रिडक्शन, तो सॉरी एनोड में क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो जो इम्प्योर रॉड है वो मेटल है, मेटल सॉलिड है, कैसा, इम्प्योर। मेरी बात को समझिएगा, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मेटल आयन में। किसमें, मेटल आयन में। और ये मेटल आयन में कन्वर्ट हो गया, ये कहां रिएक्शन हो गई, एनोड में। देखते जाइएगा। अब आ जाओ कैथोड में, क्या हुआ, यहां से मेटल आयन निकला, ऐसे आ गया। अब ये दौड़ लगाता हुआ यहां जाएगा इस तरह से, और इस रॉड में जाके, इस रॉड में जाके ऐसे चिपक जाएगा, इम्बीडेड हो जाएगा ऐसे, इस तरह से, इस तरह से।
ऐसे जाके, ये देखो। तो क्या होगा, कैसे चिपक गया, ये कैथोड था, कैथोड में जाके इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन, इस तरह से वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा और जाके रिड्यूस हो जाएगा। अब जरा देखो देखने में क्या लग रहा है, देखने में लग रहा है मेटल से चले और मेटल में पहुंच गए। तुमने किया ही क्या है, किया है ये इम्प्योर था, ये प्योर मेटल आयन है, प्योर मेटल आयन है, ये क्या है, प्योर मेटल आयन है। और फिर ये आया प्योर मेटल आयन, गौर समझना। और ये कैथोड है, तो यहां पे क्या है, प्योर मेटल है। कैसे, ये जो प्योर मेटल आयन है वो प्योर रॉड पे जाके क्या हुआ, इम्बीडेड हो गया इस तरह से, ऐसे। और रॉड इसकी क्या होगी, मोटी होने लगेगी, इसकी थिकनेस बढ़ने लगेगी, ऐसे। तो इम्प्योर मेटल प्योर मेटल में कन्वर्ट हुआ ऐसे। वो क्या करेगा, एनोड से निकलेगा, जिसकी वजह से एनोड की रॉड धीरे धीरे पतली होने लगेगी, ऐसे हो जाएगी, ऐसे नीचे की ओर पतली होती चली जाएगी, ऐसे, इस तरह से, ऐसे। और प्योर मेटल जाके यहां चिपक जाएगा और प्योरिटी बढ़ती जाएगी, और जो इम्प्योरिटी है वो यहां पर इकट्ठा होने लगेगी, ऐसे। इम्प्योरिटी यहां पर इकट्ठा हो जाएगा, इसी को कहा जाता है एनोड मट, एनोड मट। ये देखो, तो इलेक्ट्रोलिसिस रिफाइनिंग ऐसी होती है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा मेटलर्जी में की जाती है। हम क्या करेंगे, जो इम्प्योर रॉड होगी उसको एनोड पे लगा देंगे, जो प्योर रॉड होगी उसको कैथोड पे लगा देंगे। इम्प्योर रॉड का ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होने की वजह से मेटल आयन प्योर बाहर आएंगे, वो मेटल आयन जाके कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएंगे। एनोड से मेटल आयन बाहर आएंगे, कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो जाएंगे। एनोड से मेटल आयन बाहर आएंगे, कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो जाएंगे। तो कैथोड वाले रॉड की थिकनेस बढ़ती चली जाएगी और एनोड वाली रॉड पतली होती चली जाएगी। अब मेटल आयन बाहर आएंगे तो इम्प्योरिटी वाले भी मेटल आयन बाहर आएंगे, मगर जो इम्प्योरिटी वाले मेटल आयन बाहर आएंगे वो डिपॉजिट नहीं होंगे, वो नीचे बैठ जाएंगे, और नीचे बैठ जाएंगे, उन्हीं को एनोड मत कहा जाता है। इस तरह से चलता है। तो ये सबसे पहले होती है इलेक्ट्रोलिसिस रिफाइनिंग। वर्क कैसे करती है, इस तरह से करती है। अब जरा देखो बी पार्ट, और कैसी रिफाइनिंग होती है, और भी रिफाइनिंग होती है जैसे लिक्वेशन। ये रिफाइनिंग कब होती है, ये भी रिफाइनिंग एक प्रोसेस है। ये कब होता है, जब इम्प्योरिटी और प्योर मेटल, इम्प्योर मेटल और प्योर मेटल में किसका डिफरेंस हो, लार्ज डिफरेंस, लार्ज डिफरेंस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। यदि मेल्टिंग पॉइंट में लार्ज डिफरेंस है तो हम लिक्वेशन कहते हैं। लिक्वेशन का मतलब क्या है, हमारे पास सॉलिड सब्सटेंस है इस तरह से। एक मिनट, इसको थोड़ा सा और अच्छा बना देता हूं। देखिए कैसे करते हैं, ये एक इंक्लाइंड प्लेन ले लेते हैं ऐसे, और यहां पर हम सॉलिड सब्सटेंस रख देते हैं इस तरह से, इस तरह से। अब इसको आप हीट करते हो ऐसे, ऐसे हीट करते हैं। तो जब हीट करोगे तो यार किसी एक की क्या है, आपने कहा है किसी एक की मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, किसी एक का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है। तो जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम है वो धीरे धीरे मेल्ट होके क्या होता है, नीचे आने लगता है ऐसे, ऐसे, ऐसे। और उसको हम क्या करते हैं, यहां पे एक कंटेनर लगा देते हैं, वो ऐसे आके गिरता रहता है, स्टोर कर लेते हैं। तो या तो यहां मेटल स्टोर हो जाता है या यहां पे इंप्योरिटी स्टोर हो जाती है। जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम है वो स्टोर हो जाता है। तो ये लिक्वेशन होता है। लिक्वेशन तब यूज करते हैं जब मेल्टिंग पॉइंट में ज्यादा डिफरेंस हो। फॉर एग्जांपल ग्रुप नंबर 12 Zn Cd एंड Hg, ठीक है, Ga गैलियम, इनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होते हैं। तो यदि इनकी मेटलर्जी चल रही है तो हम ये यूज करेंगे, क्योंकि इन सबके मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होते हैं।
लो मेल्टिंग पॉइंट, तब हम ये यूज करते हैं। इसी तरह से होता है सी, वेपराइजेशन। वेपराइजेशन रिफाइनिंग कब यूज करते हैं? जब इम्प्योर मेटल और प्योर मेटल के मेल्टिंग पॉइंट में बहुत बड़ा डिफरेंस हो। किसमें? सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट में बहुत बड़ा डिफरेंस हो। यदि उनके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है तब हम यूज करते हैं। उससे क्या होता है? उससे एक की वेपर बन जाती है, दूसरा सॉलिड स्टेट में रहता है। उससे ऐसा होता है कि हमने ले लिया तो एक की क्या बन गई? वेपर बन गई, ऐसे, इस तरह से, और दूसरा अपना सॉलिड फॉर्म में ही है, इस तरह से। तो ये सॉलिड फॉर्म हो गया और ये वेपर हो गई। पाइप लगा के वेपर को अलग कलेक्ट कर लिया तो मेटल अलग हो गया और ये अलग हो गया। ये काम करते हैं। इसी तरह से तीसरा के बाद जरा चौथा देखो। एक होता है क्या? एक होता है हमारे पास कौन सा प्रोसेस? वोलेटाइल प्रोसेस, जिसको आप लोग कहते हो वेपर फेज रिफाइनिंग। उसको बोला जाता है वेपर फेज रिफाइनिंग। वेपर फेज रिफाइनिंग देखो कब यूज करते हो, कैसे यूज करते हैं, इस बात को जरा समझिए बच्चों, गौर से देखिए। वेपर फेज रिफाइनिंग के दो स्टेप होते हैं। यदि कोई आपको ऐसा मेटल मिल जाए, यदि कोई आपको ऐसा मेटल मिल जाए जो सबसे पहले क्या करे, किसी स्पेसिफिक रेजेंट के साथ, देखो हमारे पास यदि कोई ऐसा मेटल है जो एक स्पेसिफिक रेजेंट के साथ रिएक्शन करे और कैसा बनाए? वोलेटाइल कंपाउंड बनाए, ऐसा। और इस वोलेटाइल कंपाउंड की एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है जरा समझिएगा। वोलेटाइल कंपाउंड इज अनस्टेबल इन हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर मतलब थर्मली अनस्टेबल होना चाहिए, थर्मली अनस्टेबल होना चाहिए। तो बात को जरा समझो। पहला स्टेप, हम ऐसे मेटल के लिए वेपर फेज रिफाइनिंग यूज करते हैं जो क्या करें, एक स्पेसिफाइड एजेंट के साथ रिएक्शन करके वोलेटाइल कंपाउंड बनाए, और वो वोलेटाइल कंपाउंड जो हो थर्मली अनस्टेबल हो। तो हम क्या करते हैं, पहले उसकी वेपर को स्टोर कर लेते हैं। वोलेटाइल कंपाउंड है तो इसका मतलब इसकी वेपर बनेगी, और इसकी वेपर को हम क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं। जैसे ये देखो, जरा समझिएगा, ये एक मेटल है, इम्प्योर मेटल, ऐसे। अब इसमें तुमने क्या किया, कोई रेजेंट डाल दिया, मिला दिया, ऐसे। रेजेंट मिलाने से इस तरह का एक कंपाउंड बन गया, उसकी वेपर बन गई, ये वेपर बन गई। अब इस वेपर को हमने क्या किया, एक पाइप लगा के एक जगह पे इकट्ठा कर लिया। ये एक पाइप लगा है, यहां से बंद है, इसको ऐसे किया, इसको ऐसे किया, यहां पे एक और कंटेनर है, ठीक है, उसमें जाके इसको पास करा दिया। ये देखो एक कंटेनर है, इस तरह से, ऐसे ऐसे। तो ये जो वेपर है ये यहां से जाती हुई ऐसे गई, ऐसे, और यहां पर स्टोर हो गई। इस तरह से ये स्टोर हो गई। ये क्या है, वेपर ऑफ वोलेटाइल कंपाउंड। इस तरह से हमने इसको स्टोर कर लिया। अब स्टेप नंबर 2 क्या होता है, ये जो वोलेटाइल कंपाउंड है, ये वाला जो बना है अपना, इसको हम जब थर्मली हीट करें तो मेटल बाहर आ जाए और ETC ऐसा हो जाए, क्योंकि वो थर्मली अनस्टेबल है ना।
तो किसी ने कहा सर ऐसा कुछ होता भी है क्या कहीं, तो मैंने कहा यस यार, बहुत सारे मेटल ऐसा करते हैं। तो जैसे मेटलर्जी ऑफ निकल, निकल की मेटलर्जी में ये यूज किया जाता है, इसको बोलते हैं मॉन्स प्रोसेस, स्पेसिफिक नाम है। कैसे, देखो जरा एग्जांपल क्या है। निकल क्या होता है, ये इम्प्योर निकल है, जरा समझना अच्छे से, नहीं तो समझ ही नहीं आता कि लिखा क्या है, लगता है रिवर्स रिएक्शन लिख दिए। इम्प्योर है, ये स्पेसिफिक रेजेंट है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन करके ये बनाता है। ये क्या है, वैलेटाइल कंपाउंड। पहला स्टेप हो गया, स्टेप नंबर 1। इम्प्योर मेटल में निकल ने तो कर ली, इम्प्योर फॉर्म ऐसा ही रह गया, इम्प्योर फॉर्म यहां नीचे बैठा रह जाएगा। ये जो इम्प्योर फॉर्म है वो ये है बीच बीच में, प्योर प्योर रिएक्शन कर लेगा, इम्प्योर ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, अब स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, स्टेप नंबर 2 में मेरे प्यारे बच्चों, ये जो मेटल कार्बोनाइल की जो वेपर है इसको हम हीट कर देंगे। जब हीट कर दोगे तो ये बाहर आ जाएगा ऐसे। अब जरा देखो क्या हुआ, लग रहा है जैसे अपोजिट रिएक्शन लिखी है, इसमें हमने खेल क्या खेला है, इसमें बहुत बड़ा खेल हो गया। पहले ये इम्प्योर मेटल था, CO से रिएक्शन करके निकल सब इसमें कन्वर्ट हो गया, इम्प्योरिटी यहां बच गई। ठीक है, इम्प्योरिटी यहां बच गई, उसको जाके हमने दूसरी जगह कलेक्ट कर लिया। कलेक्ट करने के बाद इसको जब हीट किया तो रेजेंट अलग हो गया और प्योर मेटल बच गया। इस तरह से क्या हुआ, इम्प्योर निकल प्योर निकल में कन्वर्ट हो गया ऐसे। इसको क्या कहते हैं, मॉन प्रोसेस कहते हैं। इसी का एक और एग्जांपल है वॉन आर्कल मेथड या प्रोसेस। वो किसके लिए यूज होता है, वो जर्कोनियम और इरिडियम के लिए यूज होता है। उसमें क्या होता है, जर्कोनियम आयोडीन से रिएक्शन करता है, ये इम्प्योर है, इम्प्योर जर्कोनियम है, और बना देता है ZrI4। और दूसरे स्टेप में ये ZrI4 थर्मली हीट किया जाता है तो ये अलग हो जाता है ऐसे, और ये आ जाता है प्योर इस तरह से। ये स्टेप नंबर 1 हुआ, ये एक कंटेनर में हुआ था, और ये स्टेप नंबर 2 है जो दूसरे कंटेनर में होता है। इस तरह से वॉन आर्कल प्रोसेस में हम लोग जर्कोनियम की रिफाइनिंग करते हैं। तो रिफाइनिंग के हमारे पास बहुत मेथड है, उन्हीं में से एक है जोन्स प्रोसेस, जोन रिफाइनिंग। देखो जोन रिफाइनिंग कब की जाती है, जरा समझो। जब मेटल की सॉल्युबिलिटी या इंप्योरिटी की सॉल्युबिलिटी मेटल सॉलिड और मेटल लिक्विड में अलग अलग हो, ये कब किया जाता है, इफ सॉल्युबिलिटी ऑफ impurity impure metal is different in solid state of metal and its liquid state of same metal। जरा देखो इसका मतलब तुम क्या कह रहे हो, impure metal की solubility, if the solubility of impure matter is different in solid state of matter and its liquid state of metal। जैसे हमारे पास impurity जो है उसकी मेटल के सॉलिड स्टेट में अलग सॉल्युबिलिटी है और मेटल के लिक्विड स्टेट में अलग सॉल्युबिलिटी है, तब हम इसको करते हैं। और जोन रिफाइनिंग में एक इंक्लाइंड इस तरह का वो ले लेते हैं और इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको हीट करते रहते हैं रोलर के थ्रू। ऐसे ले लिया, अब इसको हीट करते रहते हैं। जैसे ये देखो हमारा पेन है ना, इसी तरह से ऐसे ऐसे घुमाते रहते हैं और इसके ऊपर क्या है, और पड़ा है, ऐसे ऐसे करते रहते हैं। तो ऐसे ऐसे करने पर क्या होता है, मेटल हमारा पिघलने लगता है, मेटल हमारा पिघलने लगता है ऐसे ऐसे। तो यदि इंप्योरिटी की सॉल्युबिलिटी लिक्विड स्टेट में ना ज्यादा होकर सॉलिड स्टेट में ज्यादा है,
जो इम्प्योरिटी है वो मेटल के सॉलिड के साथ ज्यादा सॉल्युबल होता है और मेटल के लिक्विड के साथ कम, तो इम्प्योरिटी खिसकते खिसकते मेटल के सॉलिड की ओर जाती जाएगी। जैसे ये देखो मेटल की रॉड है, ये देखो ऐसे है, ध्यान दीजिए, और इम्प्योरिटी ये है, तो इम्प्योरिटी ये वाला पार्ट लिक्विड साइड में है और ये वाला पार्ट धीरे धीरे सॉलिड हो रहा है, क्योंकि हम एक तरफ ज्यादा गर्म कर रहे हैं, एक तरफ कम गर्म कर रहे हैं। तो क्या होगा, सपोज करो उसकी सॉलिड के साथ सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, तो इम्प्योरिटी इधर की ओर खिसकने लगेगी, धीरे धीरे करके, धीरे धीरे करके ऐसे इधर आ जाएगी इम्प्योरिटी, मैक्सिमम इम्प्योरिटी इधर आ जाएगी शिफ्ट होते होते। फिर हम इसको कट कर देंगे, ये पार्ट आ गया प्योर। अब फिर इसको फिर से प्लेट बना लेंगे, इसको फिर से पीट पीट के प्लेट बना लेंगे और फिर यही करते रहेंगे, एक तरफ ज्यादा गर्म करेंगे, एक तरफ कम कम करेंगे, तो फिर एक तरफ थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा, एक तरफ थोड़ा सा मेल्ट नहीं होगा। तो यदि उस इम्प्योरिटी की सॉल्युबिलिटी उसके सॉलिड में ज्यादा है तो फिर खिसक खिसक के सॉलिड की ओर आएगा, फिर कट कर देंगे, फिर अलग कर लेंगे। इस तरह से प्योर करते रहते हैं, इसी को कहते हैं जोन रिफाइनिंग। इसी को क्या कहते हैं, जोन रिफाइनिंग। तो जरूर देखो सारे स्टेप पढ़ा दिए हैं, अब कुछ नहीं करना है। अब हमें मेटलर्जी, एक क्लास में सारी मेटलर्जी खत्म हो जाएंगी। क्यों, जैसे आया कि मेटलर्जी ऑफ आयरन लिखो तो कंसंट्रेशन की एक हेडिंग उठा दी, एक हेडिंग रिडक्शन की उठा ली, एक दो हेडिंग रिफाइनिंग की उठा ली, बस मेटलर्जी ऑफ आयरन आ गया। इसी तरह कॉपर की मेटलर्जी में कंसंट्रेशन की एक हेडिंग उठा ली, एक रिडक्शन की उठा ली, एक ऑक्सीडेशन कन्वर्ट करने, ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने की उठा ली, और एक रिफाइनिंग की उठा ली। कॉपर की मेटलर्जी हो। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग यही काम करेंगे, ठीक है, और इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे।